तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी बिटसैट की प्रिपरेशन? कमेंट में मुझे लिख के बताओ दैट हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग इन डेली टू क्रैक बिटसैट 2020, राइट? तो चलिए यार वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस which have a very high percentage of chance of getting asked in your BITSAT। तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमें सबसे पहले करने हैं। एंड अगर आपका ये डाउट है कि भैया क्या हम सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लें तो हमारा BITSAT में काम चल जाएगा केमिस्ट्री में, तो यार सिंपल सा आंसर इसका नहीं चलेगा आपका काम, आपको बाकी चीजें भी करनी है। बट द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको लगता है कि यार पी ब्लॉक जितने बड़े चैप्टर्स में नहीं पढ़ सकता, पढ़ भी लूं तो इतने कम टाइम में मैं याद नहीं कर सकता, so those 3 categories of questions are something which you can put on the top of your priority list कि कम से कम आपको वो चीजें तो याद हो ही सही। आप बाकी चीजें याद नहीं कर रहे, बाकी चीजें नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, बट वो जो मैं आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन बताने वाला हूं एटलीस्ट वो आपको याद होने चाहिए फ्रॉम ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हमारी हैं, जनरली केमिकल रिएक्शंस हमारी एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहती हैं एंड एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहती है। सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस इसमें ही है। तो अगर मैं आपको ऑर्गेनिक की बात बोलूं तो ऑर्गेनिक में सारी केमिकल रिएक्शन आपकी 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी दोनों में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं आपको याद होनी चाहिए। साथ में जिन जिन केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म दे रखा है वो मैकेनिज्म भी आपको याद होना चाहिए। जिन जिन का दे रखा है सिर्फ उनका याद होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में नहीं है यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शंस हो गई, मैकेनिज्म हो गया। अगर उन केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ नाम है, कुछ स्पेसिफिक नेम है उन केमिकल रिएक्शंस का, तो आपको केमिकल रिएक्शंस का नाम भी याद होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन लाइक इफ फॉर एग्जाम्पल एबीसी इज अ रिएक्शन एंड which of the following is the product of ABC reaction। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन का नाम याद नहीं है, सो नो मैटर आप केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं, आप आंसर तो नहीं कर पाओगे ना उस क्वेश्चन को, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए केमिकल रिएक्शन का। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो काफी सारे लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि आपको कंपाउंड्स के, पार्टिसिपेटिंग कंपाउंड्स, रिएक्टेंट्स के बेसिकली नाम याद होने चाहिए, कॉमन नेम्स भी याद होने चाहिए। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता होगा कि आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन क्या होता है, आपको पता होगा टर्सरी ब्यूटाइल पेंटेन क्या होता है, राइट? अगर आपको ये चीज नहीं पता तो ऐसा हो सकता है कि यार आपके क्वेश्चन में आए कि टर्सरी ब्यूटाइल पेंटेन को हमने फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट करा दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पता तो आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। वेरी बेसिक थिंग। तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन है तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसके रिएक्टेंट्स का नाम और प्रोडक्ट्स का नाम भी साथ साथ में याद करके चल रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हमें क्या क्या याद करना है? सबसे पहले तो हमें पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए। दूसरा एज इट इज हमें रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में आप देखोगे सो देयर आर सम प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया जो होती है उसको हिबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे ही देयर इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ऐसी बाकी कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमें केमिकल बॉन्डिंग में, बाकी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका किसी प्रोसेस के साथ में एसोसिएशन है तो वो प्रोसेस का नाम आपको याद होना चाहिए। एंड अगेन जो छोटी मोटी चीजें हैं रिलेटेड टू दैट रिएक्शन, जैसे बहुत बार होता है ना कि भाई ये जो हमने रिएक्शन करी इसका प्रोडक्ट इज CO2 एंड इट इज डिटेक्टेड बाय द एफरवेसेंस व्हिच इज ऑब्जर्व्ड, इट इज डिटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि यार ये रिएक्शन होगी तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एफरवेसेंस यूज होता है। ये रिएक्शन हुई तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कलर चेंज इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सारी जितनी चीजें हैं एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले ये याद करनी है। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट रिएक्शन को पकड़ो, उसके ऊपर नीचे जो थ्योरी लिखी है उसमें जनरली चीजें मेंशन हो जाती हैं। जितनी भी ऊपर नीचे की चीजें हैं कि भाई रिएक्शन का नाम क्या है या फिर इसके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, एफरवेसेंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको थ्योरी में ऊपर नीचे 3-4 लाइन में मिल जाएंगी। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, इनको आप बिल्कुल मत छोड़ना एंड कीप देम ऑन द नंबर 1 ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ सेकंड कैटेगरी व्हिच आर हाईली आस्क्ड इन केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ बिटसैट, वो हो गया यार हमारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। अब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो वापस यहाँ पर 2 सब कैटेगरीज बन सकती है। एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारे थ्योरी के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें से निकल के आए हैं, एंड दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारी टेबल के अंदर से निकल के आए। टेबल के अंदर से निकल के आए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप सॉलिड स्टेट देखो, आप सॉल्यूशंस देखो, आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देखो,
वहां पर आपको पॉलीमर की टेबल मिल जाएगी, सॉलिड स्टेट में अलग टेबल मिल जाएगी, सॉल्यूशंस में अलग टेबल मिल जाएगी। तो वहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। थ्योरी के बीच के एग्जाम्पल्स की बात करूं, सो मेटलर्जी की चलो बात करते हैं। मेटलर्जी में देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग। तो उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इस मेथड का ये एग्जाम्पल है। हाइड्रोलिटिक वॉशिंग है तो उस मेथड का ये एग्जाम्पल, तो वो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। अगर सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो शॉर्ट की इफेक्ट है हमारा या कोई और डिफेक्ट है हमारा, तो अगर आपको नहीं भी आता कि यार वो क्या होता है, आपको डिटेल में नहीं पता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके एग्जाम्पल क्या है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपने स्ट्रक्चर में ये डिफेक्ट्स शो करते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि जितनी भी टेबल्स हैं, जनरली टेबल्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिल जाएंगी और इनऑर्गेनिक में मिल जाएंगी, वो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। अब उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेंस कि एंथैल्पी हो सकता है गिवन हो आपको, या आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ और चीजें गिवन हो, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। और दूसरा जो थ्योरी के बीच में एग्जाम्पल्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हो गया, उसमें भी काफी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे थ्योरी में, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू अ थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो वो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है यार हमारे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। अब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा पूछे आते हैं। तो जितने भी हमारे फॉर्मुले हैं, नॉट ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में तो देखो काफी सारे फॉर्मुले हैं, वो सारे हमें आने चाहिए। चाहे हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे इक्विलिब्रियम हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, स्टेट्स ऑफ मैटर हो, सॉल्यूशंस हो, सॉलिड स्टेट हो, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सबके जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए एंड उनको कैसे अप्लाई करना है वो हमें आना चाहिए। वो आप सॉल्ड एग्जाम्पल्स देख लेना, उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। साथ साथ में आपने देखा होगा तो इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपकी 11th के एनसीईआरटी में। उसमें कुछ कुछ फॉर्मूले हैं कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, या फिर आप कैसे मूवमेंट ऑफ डायपोल निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाल सकते हो, रूट अंडर n+2, ये सारी चीजें हैं। तो वो भी आप याद कर लेना, उसको मत छोड़ना, वो भी बेसिकली फॉर्मुलेज हैं। तो ये जितने फॉर्मुलेज हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बिटसाइट में, केमिस्ट्री सेक्शन में। हो सकता है आपके पेपर में 35 क्वेश्चन इन 3 कैटेगरीज में से आए, हो सकता है आपके पेपर में सिर्फ 25 क्वेश्चन आए, सिर्फ 20 क्वेश्चन है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि पेपर में कैसे आने वाले हैं, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। हर पेपर अलग अलग होने वाला है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस भी अलग होगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि आपको बाकी चीजें भी करके चलनी है। कोशिश करो कि आपके बिटसाट एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आप सारे चैप्टर्स की रीडिंग जरूर कर लो। अगर आपने पहले करी हुई है तो आप नोट्स पढ़ सकते हो, आपके नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो, नहीं तो आप जल्दी जल्दी एक बार रीडिंग करके खत्म करो। क्योंकि अगर कोई छोटी सी चीज है वो छूट गई और आपके पेपर में आ गई, देन ऑल्दो वो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके 3 से 4 नंबर वेस्ट कर देगी। तो मेक श्योर कि आप रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी की, बट कीप दीज 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे पहले आप ये कंप्लीट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर द रीडिंग ऑफ अदर रिमेनिंग थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो चलिए गाइज, आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचाओ अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी बिटसाट दे रहा है तो, एंड मुझे कमेंट करके बताइए दैट ऑन विच ऑल टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक वीडियोस बिफोर योर बिटसाट एग्जाम। ओके, तो चलिए यार, मेहनत करते हैं हम लोग, आखिरी 10 दिन है, अच्छे से पढ़िए, कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग, keep solving questions with the timer and stay home, stay safe. Jai Hind, Vande Mataram.